नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जबरदस्त आइडिया की जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल के रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद की। ये वो सोच है, वो भावना है जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को धूल में मिला दिया और उनकी राख से नए नए देशों को जन्म दिया। तो जरा एक मिनट के लिए सोचिए कि कोई भी देश असल में देश बनता कैसे है। क्या वो सिर्फ नक्शे पर खींची हुई कुछ लकीरें हैं, या किसी राजा का हुक्म, या फिर ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो लोगों के दिल और दिमाग में बसता है। और इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, राष्ट्रवाद। देखिए, ये कोई कानून या सरहद नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक बहुत गहरी भावना जो लाखों करोड़ों लोगों को आपस में जोड़ती है। ये विश्वास कि हमारी जड़ें, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास सब एक है। यही वो अदृश्य गोंद है जो किसी भी राष्ट्र को सच में एक बनाती है। तो आखिर ये क्रांतिकारी विचार आया कहां से? इसके लिए हमें चलना होगा 18वीं सदी के यूरोप में, एक ऐसा महाद्वीप जो सदियों से बस राजाओं और साम्राज्यों में बटा हुआ था। लेकिन फिर 1789 में फ्रांस में एक चिंगारी भड़की और उस चिंगारी ने पूरे यूरोप में आग लगा दी। पता है फ्रांसीसी क्रांतिकारियों की सबसे कमाल की बात क्या थी? उन्होंने राष्ट्रवाद को सिर्फ एक नारा नहीं रहने दिया, उसे हकीकत में बदल दिया। उन्होंने पितृभूमि और नागरिक जैसे बिल्कुल नए आइडिया दिए। लोगों को पहली बार लगा कि वो किसी राजा की प्रजा नहीं, बल्कि एक देश के मालिक हैं। एक नया झंडा, एक चुनी हुई संसद, सबके लिए एक बराबर कानून, ये सब एक नई सामूहिक पहचान बनाने के औजार थे। लेकिन ऐसे ताकतवर आइडिया भला सरहदों में कैद कहाँ रहते हैं? बहुत जल्द एक शख्स सामने आया जो इस आइडिया को अपनी तलवार के दम पर पूरे यूरोप में फैलाना चाहता था, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन, सच कहूं तो एक अजीब पहेली था। एक तरफ तो उसने अपनी नेपोलियन संहिता से आज़ादी और बराबरी के बीज बोए, जन्म से मिलने वाले सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए। लेकिन दूसरी तरफ उसने लोगों पर भारी टैक्स, सेंसरशिप और जबरन सेना में भर्ती का बोझ भी डाल दिया। और इसका नतीजा जानते हैं क्या हुआ? लोगों ने फ्रांसीसी शासन का विरोध करने के लिए अपने खुद के राष्ट्रवाद को जगाना शुरू कर दिया। अब नेपोलियन तो हार गया, लेकिन यूरोप के जो पुराने राजा महाराजा थे वो सब डर गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि राष्ट्रवाद की ये आग सिर्फ फ्रांस के लिए ही नहीं, बल्कि उनके खुद के सिंहासनों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। तो 1815 में वो सब वियना में इकट्ठे हुए और उनकी बस एक ही कोशिश थी कि किसी तरह इस जिन को वापस बोतल में बंद कर दिया जाए। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिच की लीडरशिप में उन्होंने एक रूढ़िवादी, मतलब पुरानी व्यवस्था बनाई। जिन राजाओं को हटाया गया था, उन्हें गद्दी वापस दी गई। फ्रांस के चारों तरफ घेराबंदी कर दी गई और राष्ट्रवादी विचारों को कुचलने के लिए एक पूरा दमनकारी सिस्टम बना दिया गया। उन्हें लगा कि बस अब ये आग हमेशा के लिए बुझ गई है। लेकिन आप विचारों को कैसे कैद कर सकते हैं? पूरे यूरोप में चोरी छिपे क्रांतिकारी संगठन बनने लगे और इनमें सबसे बड़ी आवाज थे इटली के जुसेप मैज़ीनी। उनका मानना था कि राष्ट्र भगवान बनाते हैं, राजा नहीं, और इसीलिए इटली को एक होकर आजाद होना ही होगा, एक गणतंत्र के रूप में। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। राष्ट्रवाद अब सिर्फ लड़ाइयों और गुप्त बैठकों की बात नहीं रह गया था। अब ये आम लोगों के दिलों में उतरने लगा था, कविताओं, संगीत और लोक कथाओं के जरिए। और ये कोई छोटी मोटी एक दो घटनाएं नहीं थी, ये तो एक पूरी लहर थी। 1821 में यूनान ने अपनी आज़ादी की लड़ाई छेड़ी और 1830 से लेकर 1848 तक तो मानो पूरे यूरोप में क्रांतियों की बाढ़ आ गई। ये इस बात का सबूत था कि आज़ादी और राष्ट्र का आइडिया अब एक ऐसी ताकत बन चुका था जिसे दबाया नहीं जा सकता था। इस भावना को और हवा दी उस दौर के रोमांटिक कलाकारों और विचारकों ने। उन्होंने वोक्सगाइस्ट यानी लोक आत्मा का आइडिया दिया। उनका मानना था कि एक देश की असली पहचान उसके राजाओं के महलों में नहीं, बल्कि आम लोगों के लोकगीतों, किस्से कहानियों और उनकी भाषा में होती है। ठीक वैसे ही जैसे ग्रिम बंधुओं ने जर्मनी की लोक कथाओं को इकट्ठा करके एक जर्मन पहचान को शक्ल दी। 1848 में जर्मनी में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। पहली बार आम लोगों ने अपने प्रतिनिधि चुने और उन सब ने मिलकर फ्रैंकफर्ट में एक संसद बनाई। उनका मकसद था एक लोकतांत्रिक संविधान के तहत जर्मनी को एक करना। ये लोगों का लोगों के लिए एक राष्ट्र बनाने का सपना था। लेकिन ये सपना टूट गया। क्यों? क्योंकि प्रशिया के राजा ने लोगों से ताज लेने से ही मना कर दिया।
और संसद के पास अपनी कोई सेना तो थी नहीं जो अपने फैसले लागू करवा पाती। आखिरकार पुरानी ताकतों ने इस आंदोलन को बेरहमी से कुचल दिया और इससे एक सबक साफ हो गया था, राष्ट्र बनाने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं होती, शक्ति की भी जरूरत पड़ती है। फ्रैंकफर्ट की नाकामी ने एक बात तो एकदम साफ कर दी थी, अगर राष्ट्र भाषणों और वोटों से नहीं बन सकते तो फिर उन्हें किसी और तरीके से बनाया जाएगा। अब मंच पर एक नई, ज्यादा कठोर, ज्यादा बेरहम रणनीति का दौर शुरू हुआ। और इस नई बेरहम सोच का चेहरा थे प्रशिया के चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क। उनका साफ मानना था कि समय के बड़े सवाल भाषणों और वोटों से नहीं बल्कि लोहे और खून से तय होंगे। और बिस्मार्क ने जो कहा वो करके दिखाया। उन्होंने एक के बाद एक जानबूझकर 3 युद्ध लड़े, पहले डेनमार्क से, फिर ऑस्ट्रिया से और आखिर में फ्रांस से। हर जीत के साथ उन्होंने जर्मन राज्यों को प्रशिया के झंडे तले एक किया और आखिरकार 1871 में एकीकृत जर्मन साम्राज्य का ऐलान कर दिया गया। इटली की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, पर यहां एक नहीं 3 हीरो थे। मैज़िनी, जिन्होंने एक आज़ाद इटली का सपना देखा, वो इस आंदोलन की आत्मा थे। फिर थे काउंट कैवूर, एक बहुत चतुर डिप्लोमेट, वो मस्तिष्क थे। और आखिर में थे गैरीबाल्डी, एक जांबाज सैनिक जो इस आंदोलन की तलवार थे। इन तीनों के मिले जुले प्रयासों से 1861 तक जो इटली सदियों से टुकड़ों में बटा हुआ था, वो आखिरकार एक देश बन गया। हाँ, ये मैज़िनी के सपनों का गणतंत्र तो नहीं था, बल्कि राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय के तहत एक राजशाही थी। तो राष्ट्रवाद ने देश तो बना दिए, लोगों को एक भी कर दिया। लेकिन कहानी का एक दूसरा स्याह पहलू भी है, क्योंकि जब हम की भावना बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है तो वो अक्सर वे के खिलाफ नफरत में बदल जाती है। और इस अंधेरे पहलू का सबसे खतरनाक उदाहरण हमें मिलता है बाल्कन इलाके में। इसे उस समय यूरोप का पाउडर कैग यानी बारूद का ढेर कहा जाता था। एक ऐसी जगह जहां राष्ट्रवाद की अलग अलग चिंगारियां एक बड़े धमाके के लिए तैयार थीं। तो सवाल है कि बाल्कन आखिर बारूद का ढेर था क्यों? आप यूं समझिए, एक ही इलाके में कई अलग अलग जाति और धर्म के लोग रह रहे थे। उन पर राज करने वाला ऑटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था। हर समूह अब अपनी आज़ादी और अपना देश चाहता था, और इन सब के ऊपर से यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें अपने फायदे के लिए इस आग में घी डालने का काम कर रही थीं। और यही राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी ट्रेजेडी, सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। जिस आइडिया ने फ्रांस और जर्मनी के लोगों को एक किया था, उसी आइडिया ने बाल्कन में पड़ोसियों को एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया। और यही टकराव आगे चलकर वो चिंगारी बना जिसने पहले विश्व युद्ध की आग भड़का दी। तो ये कहानी हमें आज एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा करती है। अगर एक ही विचार लोगों को जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है, तो आज की दुनिया में हम ये कैसे तय करें कि राष्ट्रवाद की इस ताकतवर भावना का इस्तेमाल विनाश के लिए नहीं बल्कि बेहतरी के लिए हो? इस पर सोचिएगा जरूर।